हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिम सीरीज के चैप्टर 5 में। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शिन उसी फाउंटेन के पास खड़ा था जहां पर एमसी और शिन ने मिलने का वादा किया था एक हफ्ते बाद। फिर वहां पर अपना एमसी आता है। शिन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं अपने साथी को अपने साथ लेकर आया हूँ। फिर अपना एमसी बोलता है, तुम सही वक्त पर आए हो, तो दिखाओ कौन है तुम्हारा कंपेनियन। शिन ने जिस कंपेनियन को चुना है उसे देखकर अपना एमसी पूरी तरह से चौंक जाता है। फिर हमें उस कंपेनियन को दिखाया जाता है, वो एक लड़की थी। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, तुमने इसे क्यों चुना। फिर अपने एमसी को अपनी पुरानी यादें याद आती है। फिर हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें अपना एमसी और उसके 3 सबसे अच्छे कंपेनियंस थे। वो लड़की भी उन 3 कंपेनियंस में से एक थी। फिर अपना एमसी उस लड़की की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, टिया, उसने तुम्हें क्यों चुना। फिर वो लड़की एमसी से बोलती है, हाय, मेरा नाम टिया है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर भी एमसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो पूरी तरह से शॉक में था। टिया और शिन उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन अपना एमसी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, टिया, तुम क्यों आए यहाँ पर। जब मैं पहली बार इस वर्ल्ड में समन हुआ था, मेरी फर्स्ट कंपेनियन जिसके साथ मैंने अपना डिज़ायर शेयर किया था, वो टिया थी, मेरा पहला प्यार। अपना एमसी टिया को देखकर शॉक में था। फिर शिन टिया से बोलता है, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहती हो। फिर टिया बोलती है, ज़रूर, क्यों नहीं। फिर अपने एमसी को टेंशन में दिखाया जाता है। वो मन में बोलता है, मैं इतने साल तुम्हें अवॉइड करता रहा, मैं तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहा। बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। मैं इस वर्ल्ड में कितनी बार वापस से समन हो चुका हूँ। मैंने बहुत बार टाइम ट्रैवल कर लिया और इस वर्ल्ड की जर्नी को बहुत बार कंप्लीट कर लिया, लेकिन हर बार मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा था, तभी टिया उसे उसके नाम से बुलाती है, हे केज। फिर अपना एमसी थोड़ा चौंक कर बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर शिन बोलता है, मैंने ही उसे बताया था। उसके बाद टिया एमसी से बोलती है, मैंने सुना है कि तुम शिन को मदद कर रहे हो दुनिया का सबसे बेहतरीन वॉरियर बनने के लिए, और तुम उसके असिस्टेंट हो। फिर अपना एमसी बोलता है, हाँ, सही कहा। फिर अपना एमसी थोड़ा क्यूरियस होकर शिन से पूछता है, तो तुम दोनों मिले कहाँ पर और फ्रेंड्स कैसे बने। फिर अपना शिन बोलता है, हम दोनों जंगल में मिले थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन जंगल में खो गया था और वो बोलता है, ये मैं कहाँ पर आ गया, लगता है मैं खो गया हूँ। मैं यहाँ पर अपने कंपेनियन को ढूंढने आया था, लेकिन 2 दिन से मैं इस जंगल में खो गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। मेरे पास ब्रेड का बस ये आधा टुकड़ा बचा है, जितना हो सके उतना मुझे इसे बचाकर खाना पड़ेगा। फिर शिन को झाड़ियों में से आवाज़ आती है, हे, रुको थोड़ा। फिर शिन उन झाड़ियों की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, ये तो किसी ह्यूमन की वॉइस है। दैट्स अ रिलीफ, मैंने 2 दिनों के बाद किसी ह्यूमन की वॉइस सुनी है। फिर उन झाड़ियों में से टिया बाहर आती है, जो बुरी तरह से घबराई हुई थी और बिल्कुल रोने ही वाली थी। वो बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं। शिन उसकी तरफ चौंकते हुए देखता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टिया खुशी से वो ब्रेड खा रही थी जो शिन के पास था। वो बोलती है, थैंक यू, मैंने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं ज़िंदा रह पाऊंगी। फिर शिन बोलता है, वेल, जो तुमने ब्रेड खाया था वो मेरे पास फूड का आखिरी टुकड़ा था। फिर टिया बोलती है, इट्स ओके, जब हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकलेंगे तब तुम्हें जितना फूड खाना हो तुम खा लेना। तो हम इस फॉरेस्ट से बाहर कैसे निकलेंगे। फिर शिन बोलता है, यह तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर खो गया हूँ। फिर टिया उस पर हंसती है और बोलती है, तुम कितने यूजलेस हो। फिर शिन बोलता है, यह कोई ऐसी बात नहीं जो तुम इतनी खुशी के साथ बोल रही हो, तुम्हें भी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। फिर टिया शिन से बोलती है, तो ठीक है, हम दोनों मिलकर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर शिन बोलता है, हम खोए हुए साथी हैं जो इस जंगल में खो चुके हैं। टिया कुछ इस तरह की कंपेनियन है मेरी। फिर शिन की कहानी ख़त्म होती है और अपना एमसी बोलता है, यह किस तरह की कंपेनियन है तुम्हारी। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, मैं तो टिया को हमेशा डच ऑफ डोरमन के पास मिलता था,
जो बार्सिनिया किंगडम के जंगल के पास है। इस वर्ल्ड में इनफाइनाइटली ट्रैवल करने के बाद यह पहली चीज़ थी जो मैंने डिस्कवर की। टिया एक बहुत अच्छी प्लेयर है। इस दुनिया में किसी से भी ज़्यादा मैं जानता हूँ कि टिया एक नंबर 1 आर्क मेज है और वो इस दुनिया की हाईएस्ट रैंक पर है, जिसे कोई और मेज हरा नहीं सकता। लेकिन ये सब पास्ट में था। इस शिन के पास फ्रीलांसर ऑक्यूपेशन है, तो टिया इसकी बहुत मदद कर सकती है डेमन किंग को हराने के लिए। अगर मैंने यहाँ से वर्ल्ड को फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश की, फिर भी ये शिन बार बार टिया को ही अपना कलीग चुनेगा, मुझे पता है। फिर अपना एमसी बहुत उदास होकर बोलता है, लेकिन टिया, हर बार जब मैं तुम्हें अपना कलीग चुनता हूँ, तब हर एक बार मुझे तुम्हें मरता हुआ देखना पड़ता है। एमसी शिन और टिया को कोई जवाब नहीं देता। फिर शिन थोड़ा गुस्से में बोलता है, केज, तुम्हें क्या हुआ, क्या तकलीफ है? फिर भी एमसी उसे कुछ नहीं बोलता और अपने मन में सोचता है, नहीं, इस बार कुछ अलग होगा। मैंने एक नए हीरो को समन किया है। इस बार कहानी का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है, जो मैंने पहले कभी रिपीट नहीं किया। तो शायद इस बार इस कहानी की एंडिंग कुछ अलग हो सकती है। इतना सब सोचने के बाद अपना एमसी शिन और टिया से बोलता है, वाह, एक्सेलेंट शिन, तुमने एक अच्छे कंपेनियन को चुना है। ओके, तो ठीक है, तुम दोनों अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने एमसी के इतना बोलते ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर शिन बोलता है, यह अचानक से क्या हुआ, ये ब्लास्ट कैसा था? फिर टिया उस ब्लास्ट की तरफ देखती है, बहुत घबरा जाती है और बोलती है, ये क्या है? फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉग जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। वो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि बार्सिनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी उसकी साइज बहुत बड़ी थी। फिर लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया, भागो, एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया, सब लोग भागो। फिर एक आदमी भागते हुए बोलता है, एक हाई लेवल मॉन्स्टर जिसे डेमन रेल्म में होना चाहिए, वो यहाँ पर हमारे गांव में अटैक करने क्यों आया? जब सभी लोग उस मॉन्स्टर से डर कर भाग रहे थे, अपना एमसी वहीं पर बैठकर सोच रहा था, एक बड़ा इवेंट जो ठीक 1 महीने बाद होगा, किसी भी हीरो के समन होने के बाद, जिस इवेंट का नाम है इन्वेशन ऑफ बार्सिनिया किंगडम। उसके बाद हमें डेमन किंग और उसके सबसे ताकतवर कंपेनियंस को दिखाया जाता है। फिर अपना एमसी बोलता है, ये सब इसी इवेंट से शुरू होगा, जब डेमोन्स का खतरा एक छोटे से थ्रेट से बहुत बड़े वॉर में बदल जाएगा। इस इवेंट की वजह से डेमन रेल्म से जो मैजिक बाहर आया था, उसकी वजह से इस कॉन्टिनेंट के सभी मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जब इस इवेंट की न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगेगी, उसकी वजह से डीमन और ह्यूमंस के वॉर के बारे में दुनिया में सबको पता चल जाएगा और ये एक अपॉर्चुनिटी होगी डीमन लॉर्ड को मारने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ऑल ह्यूमंस गैदर हो जाएंगे एक आर्मी में। बाय द वे, मेरे पीछे जो डेमन है वो डेमन रेल्म के अपर क्लास में से आता है। अगर कोई भी न्यूबी इसे मारने की कोशिश करेगा तो वो इसे कभी भी मार नहीं पाएगा। यह बीस्ट आसानी से उसे मार देगा अपने एक ही वार में। जब एक न्यूबी हीरो इसे लड़ने के लिए जाएगा तो इस किंगडम का एक नाइट कमांडर उसे बचाने के लिए आएगा, जस्ट बिफोर उसके मरने से पहले। बहुत वक्त के बाद मैं इस सीन को देख रहा हूँ। इस बार मुझे नहीं लगता मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, क्योंकि मैं जब पहली बार टिया से मिला था, मैंने हमेशा से यही महसूस किया है कि वो बहुत स्ट्रांग है। इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है हमारी पार्टी में वो सबसे ताकतवर थी। फिर हमें दिखाया जाता है टिया हवा में उड़ रही थी और वो एक स्पेल कास्ट करती है मॉन्स्टर को मारने के लिए। टिया अपना स्पेल कास्ट करती है, क्रिएचर दैट थ्रेट्स द किंगडम हैव योर बॉडी डिसइंटीग्रेटेड एंड ओनली द सोल विल रिटर्न टू द डेमन रेल्म। फ्लेम स्पीयर। टिया के स्पेल कास्ट करने के बाद एक लाइट ऑफ बीम उस मॉन्स्टर की तरफ जाती है। उसे लगती है, पर वो इतनी छोटी थी कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। टिया के इतने कमजोर स्पेल को देखकर अपना एमसी चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या टिया इतनी वीक थी? टिया के उस स्पेल के बाद मॉन्स्टर उसकी तरफ देखता है और बहुत गुस्से में चिल्लाने लगता है। फिर टिया घबरा कर बोलती है, क्या इस पर मेरा मैजिक काम नहीं करता? फिर एमसी बोलता है, क्यों टिया, तुम क्यों एक न्यूबी बन गई? जिस टिया को मैं जानता था वो तो बहुत ताकतवर थी। फिर वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और एक पावरफुल ब्लास्ट के लिए तैयार होता है। वो टिया की तरफ अपना एम करके ब्लास्ट कर देता है।
उस ब्लास्ट की वजह से टिया उड़कर दूर जाने लगती है। वो दूर गिरने ही वाली थी, लेकिन अपना एमसी उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। फिर एमसी बोलता है, क्या इसका मतलब जब तक तुम मुझसे मिली थी तुम एक न्यूबी विज़र्ड थी, तुम्हें इतना अच्छा मैजिक करना नहीं आता था। यह पहली बार है जब मुझे पता चला, मैं तुम्हें बहुत ताकतवर समझता था। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, अगर ये इसी तरह चलता रहा और मैंने स्टोरी को उसी के हिसाब से चलने दिया तो क्या हम जीत पाएंगे। और वो कमांडर भी अभी तक नहीं आया जिसे हीरो को बचाने के लिए अभी तक आ जाना था। फिर हमें शिन को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर की तरफ देखकर बहुत चौंक जाता है और बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है, मॉन्स्टर तो इस तरह के मॉन्स्टर सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर शिन अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है और बोलता है, क्या मैं यह कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में एक वॉरियर की तरह समन किया गया हूँ, लेकिन बस 1 महीने पहले मैं बस एक मामूली स्टूडेंट था। यह बोलते हुए शिन अपने हाथ में अपनी तलवार पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन कितना छोटा है और वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है। उसकी आंखें नीली चमक रही होती है। वो शिन की तरफ देखता है बहुत गुस्से में। फिर शिन बोलता है, क्या मैं इसे मार पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को देखकर अपना शिन बहुत घबराने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से शेक करने लगती है। वो बोलता है, ये तो बहुत बड़ा है। ये एक्सपीरियंस गॉब्लिन से लड़ने से बिल्कुल अलग है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरी बॉडी मुझे भागने के लिए बोल रही है। शिन ये सब सोच रहा था, तभी पीछे से उसे एमसी की आवाज़ आती है, शिन योबी, तुम एक चोजन वॉरियर हो। तुमने हर रोज खुद को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ट्रेन किया। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम इस मॉन्स्टर को ज़रूर हरा सकते हो। अपनी ताकत को जुटाओ और इस मॉन्स्टर को मार दो। उसकी बातें सुनकर अपने शिन में एक नई ताकत आ जाती है और वो अपनी बॉडी पोजीशन को बदलता है, अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी ताकत के साथ स्विंग करता है। उसके ब्लेड को घुमाने से एक रेड कलर का स्लैश वो स्लैश सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को लगता है। वो स्लैश इतना पावरफुल था कि वो मॉन्स्टर वहीं पर गिर जाता है। फिर अपना शिन उस स्लैश को देखकर बहुत हैरान था। वो बोलता है, क्या मेरी पावर इतनी ज़्यादा। टिया ये सब पीछे से देख रही थी। वो बोलती है, शिन तो बहुत ताकतवर है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना एमसी गोलम ऑफ क्राफ्टिंग का यूज़ करता है। द गोलम ऑफ क्राफ्टिंग जो इस दुनिया में कुछ भी क्राफ्ट कर सकता है, कोई भी मैजिकल चीज़ या कोई भी ताकतवर वेपन। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोलम था जो था गोलम ऑफ क्रिएशन। फिर अपना एमसी बोलता है, इस क्रिएटर क्लास को चुनने की बस एक ही वजह है, जब तुम इस क्लास के साथ किसी भी चीज़ को बनाने की कोशिश करोगे उस आइटम की मैजिकल पावर बहुत गुना बढ़ जाएगी। और इस क्लास के साथ तुम कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हो और उन आइटम्स को तुम कितने भी क्वांटिटी में क्राफ्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो आइटम्स मैं इस क्लास के साथ क्रिएट करूँगा उन आइटम्स को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा लेवल्स का या फिर स्किल्स का। तो शिन जो कि एक फ्रीलांसर है वो भी इन आइटम्स को यूज़ कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी ने शिन को एक रिंग दी होती है, रिंग ऑफ एक्वेला। इस रिंग के साथ शिन की स्ट्रेंथ 300 पर फिक्स हो जाती है 60 सेकंड्स के लिए। और इस रिंग को यूज़ करने के लिए किसी भी तरह के लेवल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है शिन ने एक लॉकेट भी पहना होता है जिसका नाम था जिहान्स नेकलेस, जो तुम्हारे अटैक पावर को 770% इंक्रीज कर देता है अगले 3 अटैक्स के लिए। और ये दोनों आइटम्स विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ थे, लेकिन इन आइटम्स को यूज़ करने के बाद वो आइटम्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं। तो चैप्टर 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शिन के पावरफुल अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर गिर जाता है और उसके बॉडी में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर शिन बोलता है, क्या मैंने एक ही वार में इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। क्या मैं सच में इतना ताकतवर हूँ। और एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में मेरी स्वॉर्ड नहीं कुछ और है, कुछ और पावरफुल। ये क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमें शिन के पीछे खड़े हुए एमसी को दिखाया जाता है। उसके हाथ में से मैजिकल लाइट निकल रही थी और अब वो अपने मन में बोलता है, परफेक्ट, मेरा पहला टेस्ट कामयाब हुआ। दुनिया में इस तरह के स्किल्स बहुत कम है और मैं इन्हें मास प्रोड्यूस नहीं कर सकता,
काश कि मैं इन्हें बहुत क्वांटिटी में बना सकता, लेकिन ये सब टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे जैसे मेरे लेवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे एबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। अपना एमसी ये सब सोच रहा था, तभी वो शिन की तरफ देखता है। शिन बहुत घबराए हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है जिस मॉन्स्टर के ऊपर शिन ने हमला किया था वो पूरी तरह से वापस से हील हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। फिर शिन बोलता है, शिट, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ मेरी वार की वजह से। आखिर ये मॉन्स्टर कितना ताकतवर है। फिर अपना एमसी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अपने मन में सोचता है, मैंने अपने स्किल्स से एक लेवल 1 प्लेयर की पावर कितनी भी बढ़ा दी हो, लेकिन इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने एक लेवल 1 कुछ नहीं कर सकता। शायद मुझे शिन को भागने के लिए बोलना चाहिए। उसके बाद अपना एमसी शिन को आवाज़ देता है, हे शिनयोबी, सब भाग चुके हैं, शायद अब हमें भी भाग जाना चाहिए। फिर शिन चिल्लाकर अपने एमसी से बोलता है, नहीं, मैं नहीं भागूंगा इससे डर कर। फिर शिन फाइटिंग पोजीशन में आकर बोलता है, मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि डेमन लॉर्ड इस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। मैं इस मॉन्स्टर से भाग नहीं सकता, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। शिन की यह बातें सुनकर अपना एमसी बोलता है, शिन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एडमायर करने जैसा है, लेकिन ये वक्त फाइट बैक करने का नहीं है। अभी हमें भाग जाना चाहिए। यह अच्छा होगा अगर तुम मेरी बात सुन लो। अपने एमसी की बातों को इग्नोर करते हुए शिन अपने मन में सोचता है, एक और बार मैं कोशिश करूंगा। सोचो तुमने लास्ट टाइम इसे कैसे किया था। एक स्ट्रॉन्ग अटैक। ये बोल के शिन फिर से एक बार अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है कुछ भी नहीं होता। फिर शिन बहुत हैरान होकर अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है, ये क्या हुआ। फिर अपना एमसी बोलता है, ये इस तरह तो काम नहीं करेगा। अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगा तो इसका अटैक कभी काम नहीं करेगा। लेकिन जब भी मैं शिन की तरफ देखता हूँ मुझे मेरी पास्ट मेमोरीज याद आती है। मैं भी पास्ट में उसी के जैसा था, क्योंकि जब मुझे लोग बार बार चोजन हीरो बोलते थे तब मुझे मेरी ताकत पर बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन पास्ट में मैंने जब इस मॉन्स्टर से फाइट की थी तब मैंने मेरी रियलिटी को फेस किया। मैं तब बहुत कमज़ोर था। इसी तरह की सिचुएशन में तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने वीक हो। और पास्ट में इस मॉन्स्टर को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन मेरे मरने से जस्ट कुछ सेकंड पहले मुझे ग्रैंड मास्टर ने बचा लिया। उस वक्त मुझे पता चला एक गोल को अपने लाइफ में सेट करना और उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करना कितना मुश्किल है। लेकिन जब तुम इस तरह के डर को फेस करते हो और उसे हराते हो, तुम एक स्टेप क्लोज जाते हो अपने गोल की तरफ, क्योंकि एक वॉरियर स्ट्रांग बनता है अपने डर को हराकर। शिनयोबी, बस तुम्हारे स्किल्स नहीं है जो तुम्हें ताकतवर बनाएंगे, तुम्हें अपने डर को हराना पड़ेगा। इस मोमेंट के बाद तुम मेंटली और स्ट्रांग बन जाओगे। एमसी ये सब बोल रहा था, तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ से शिन पर वार कर देता है। उसको देखकर अपना शिन बहुत घबरा जाता है। शिन, इस इवेंट के बाद तुम और भी स्ट्रांग बन जाओगे। ऑलराइट, अब ग्रैंड मास्टर के आने का समय हो चुका है, जो आएगा और इस शिन को बचा लेगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने अपने हाथों से शिन पर वार कर दिया होता है। जैसा एमसी ने सोचा था वैसा कोई भी ग्रैंड मास्टर उसे बचाने नहीं आता। शिन को इस तरह मरता हुआ देखकर टिया बहुत घबरा जाती है और चिल्लाकर बोलती है, शिनयोबी। ये सब देखकर अपना एमसी ट्रॉमा में चला जाता है और वो बोलता है, क्यों ग्रैंड मास्टर, तुम क्यों नहीं आए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी शिन को चिल्लाकर बोल रहा होता है, जल्दी करो, भाग जाओ वहाँ से, ग्रैंड मास्टर नहीं आएगा तुम्हें बचाने। फिर हमें पता चलता है कि एमसी ने डेमन किंग को हराकर वर्ल्ड को फिर से एक बार रिस्टार्ट कर दिया है और हम इसी सिचुएशन में आ गए हैं जब शिन को भागना था। एमसी की बातें सुनकर शिन अपने माइंड में सोचता है, मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही, और ये सब मैंने पहले भी महसूस किया था अपनी पिछली लाइफ में, जब मैं उस ट्रक से टकरा नहीं वाला था। ये फीलिंग जब तुम्हें पता होता है कि तुम अब मरने वाले हो। क्या मैं इस तरह मरने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने शिन के ऊपर वार कर दिया होता है। फिर शिन बोलता है, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। क्या मैं इस बार भी मर जाऊंगा इतना प्रोग्रेस करने के बाद। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर ने अपना वार कर दिया होता है
जहाँ पर मॉन्स्टर ने वार किया होता है वहाँ की ज़मीन चारों ओर बिखर जाती है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है MC टिया और शिन को उठाकर भाग रहा होता है और वो बोलता है, शिन तुम मेरी कभी नहीं सुनते। और वो उन दोनों को उठाकर भागते भागते बार्सिनिया के बाहर एक जंगल में पहुंच जाता है। फिर वो सब रुक जाते हैं और अपना MC बोलता है, मैं तो बहुत थक गया, बहुत वक्त हो गया इतना दौड़े हुए। अपने MC ने जो कंफर्टेबल राइड टिया और शिन को दी थी उसकी वजह से टिया को मोशन सिकनेस हो जाती है। फिर MC शिन से बोलता है, अब क्या? वो बीस्ट शहर को तबाह कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर, मुझे नहीं लगता किंगडम के वॉरियर इतनी जल्दी यहाँ पर आ पाएंगे, और जब तक वो यहाँ पर आएंगे तब तक ये किंगडम पूरी तरह से बिखर चुका होगा। अगर हमने उस मॉन्स्टर को अभी नहीं मारा तो सारे लोग मर जाएंगे। यह सही वक्त है किंगडम को बचाने का। अभी इस किंगडम को एक हीरो की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम एक हीरो बन सकते हो इस किंगडम के लिए। तो तुमने क्या करने का सोचा है? अपने MC की ये बातें सुनकर शिन अपने थॉट्स में खो जाता है। उसे अपनी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज याद आती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक टीचर जैसी दिखने वाली औरत बोलती है, तुम्हें बस फॉलो करना है जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टीचर किसी और नहीं अपने शिन को कुछ बता रही थी। वो टीचर शिन से बोलती है, क्या तुम्हें समझ में आ गया? मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, तुम्हें बस वो करना है जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। यंग मास्टर शिन योबी। शिन वहाँ पर बहुत उदास बैठा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई भी इमोशंस नहीं है। वो बस उस औरत को जवाब देता है, यस मैम। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। उन मेमोरीज को याद करने के बाद फिर शिन अपने MC की तरफ देखकर बोलता है, आई रिफ्यूज, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगा। फिर अपना MC थोड़ा चिढ़ जाता है और उसे बोलता है, हाँ हाँ ज़रूर, तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, और एक फ्रीलांसर कैसे एक हीरो बन सकता है। फिर शिन अपने मन में सोचता है, मुझे पता है ज़रूर ये केज अपने मन में कुछ प्लान कर रहा है। फिर शिन थोड़ा गुस्से में अपने MC से बोलता है, क्या तुमने पहली बार नहीं कहा था एक फ्रीलांसर जॉब के साथ ताकतवर बनना बहुत आसान होगा? और जब मैंने पहला अटैक उस पर किया था मेरी स्वॉर्ड किसी और चीज़ में बदल गई और मेरा अटैक कितना पावरफुल था, बट जब मैंने सेकेंड टाइम उसे ट्राई किया तब वो एक नॉर्मल स्विंग की तरह हो गया। क्या जो पहला अटैक हुआ था क्या वो सच में मेरी पावर थी या कुछ और है? फिर अपना MC मन में सोचता है, अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने तो इस शिन को बोला था कि ये फ्रीलांसर जो जॉब है वो बहुत अमेजिंग है। अपना MC ये सब सोच रहा था तभी उसे एक आइडिया आती है और वो ईविल तरीके से स्माइल करता है। फिर वो शिन से बोलता है, जब तुमने दूसरी बार उस अटैक को ट्राई किया था तब तुमने क्या महसूस किया? तब तुम बहुत घबराए हुए थे, तुम्हारे हाथ कांप रहे थे और तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे अटैक के ऊपर नहीं था। क्या मैंने सही कहा? उसकी बातें सुनकर शिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। जब मैं सेकंड टाइम उस पर अटैक करने लगा तब मैं बहुत घबरा गया कि मेरे फर्स्ट टाइम में इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये मॉन्स्टर फिर से खड़ा कैसे हो गया। फिर MC हंसते हुए बोलता है, दैट्स इट, इसी की वजह से तुम्हारा सेकंड अटैक काम नहीं किया। एक फ्रीलांसर का वेपन चेंज होता है उस पर्सन की विल पावर की वजह से। यही वजह है कि एक फ्रीलांसर बहुत ताकतवर बन सकता है अपनी विल पावर के ऊपर। उसकी बातें सुनकर शिन हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अब मुझे पता चला, जब मैंने पहली बार वार किया था तब मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था, इसी की वजह से वो अटैक इतना पावरफुल था और दूसरी बार मैं घबराया हुआ था। फिर अपना MC मन में बोलता है, हा हा हा, अच्छा हुआ ये शिन मेरी बातों में फंस गया। फिर शिन बोलता है, तो ऐसी बात है कि मैं डर गया, इसी वजह से वो अटैक काम। फिर वो चिल्ला कर बोलता है, लेकिन इस बार मैं नहीं घबराऊंगा। इतना बोलते ही शिन वापस से बार्सिनिया की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे से MC उसे आवाज़ देता है, हे शिन, तुम कहाँ जा रहे हो? शिन के जाने के बाद अपना MC बोलता है, डैम इट, ये आदमी ये मेरी बात कभी नहीं सुनता। इसे पता भी नहीं है कि इसके पास जो रिंग और नेकलेस था उसकी वजह से इसका अटैक इतना पावरफुल बना, लेकिन अब इसके पास कुछ नहीं है। इसको बुद्धू बनाना अच्छा आइडिया था, लेकिन अब ये उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा चुका है। अगर ये ऐसे ही उस मॉन्स्टर के पास गया तो ये फिर से मर जाएगा।
हमें डेमन किंग को हराने के लिए अभी बहुत वक्त है, इसलिए मैं टिया को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुझे लगता है कि टिया को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, बस इस बार के लिए। फिर पीछे से आवाज़ आती है, आई विल डू इट। ये टिया थी जो शिन को बोलती है, मैं तुम्हारी सारे बातें फॉलो करूँगी। अगर तुम्हारे बातें सुनकर हम उस बीस्ट को हरा सकते हैं तो ज़रूर मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। फिर MC उसकी तरफ टेरिफाइंग लुक के साथ देखता है और बोलता है, क्या सच में तुम मेरी सारी बात सुनोगी? टिया उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, शायद अब मुझे पता चल रहा है कि शिन्यो भी तुम्हारे बातें सुनने के लिए क्यों मना करता है। फिर MC टिया को एक माउंटेन की क्लिफ के ऊपर लेकर आता है जहाँ से बार्सिनिया क्लियरली दिख रहा था, और वो उसे बोलता है, ठीक है, अब जल्दी से तैयार होते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो वो शिन फिर से मर जाएगा। फिर MC टिया को कुछ पोशंस पिलाने लगता है और उसे बोलता है, तुम एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ लैक कर रही हो, ये माना और स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग पोर्शंस पी लो जो तुम्हारी मदद करेंगे। ये रिंग्स भी पहन लो जो तुम्हारे माना को बूस्ट करेंगे, एक नहीं तुम 2 या 3 सारे पहन लो। और ये क्लोक भी पहन लो जो किसी भी माना एक्सप्लोजन को रोकता है। और मेरे पास कुछ डिफेंस बेल्ट्स भी है जिससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा एक स्पेल को कास्ट करते हुए, इन्हें भी पहन लो। और मेरे पास एक मैजिक स्टिक भी है, ये भी ले लो। हाँ, शायद अब तुम तैयार हो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे इक्विपमेंट्स के साथ टिया बहुत क्यूट लग रही थी और वो बोलती है, ये सब क्या है? तुमने इतनी सारी चीज़ें मुझे क्यों पहनाई? उसके बाद MC एक बुक खोलता है और टिया से बोलता है, तुम मैजिक वर्ड्स रीड कर सकती हो ना, तो तुम्हें बस इस बुक में लिखे हुए इस स्पेल को ट्राई करना है। फिर टिया उसे बोलती है, ये कौन सा मैजिक है? फिर MC उससे बोलता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा जब तुम इसे कास्ट करोगी। फिर टिया बोलती है, तो फिर शायद मुझे इस स्पेल को कास्ट करके देखना चाहिए। फिर वो उस स्पेल को कास्ट करने लगती है। ड्रॉप्स ऑफ द अर्थ फ्लोटिंग इन द वास्ट स्काई बिटवीन बाउंड्रीज एंड लिव हियर। तभी अपना MC उसे पीछे से आवाज़ देता है, अपने मैजिकल स्टिक को थोड़ा सा और ऊपर रखो। फिर टिया अपना स्पेल कंटिन्यू करती है, बर्निंग इन द पिच ब्लैक डार्कर देन द डार्कनेस द शेकिंग दैट कॉल्स द ग्राउंड टू फॉल। अपना स्पेल कंप्लीट करने के बाद टिया चौंक जाती है और बोलती है, टू फॉल? नो वे, ये मैजिक बहुत खतरनाक है, ये तो एक मीटियोर मैजिक है। फिर हमें दिखाया जाता है उस स्पेल की वजह से एक बहुत बड़ा मीटियोर, ऑलमोस्ट बार्सिनिया के साइज का मीटियोर बार्सिनिया पर गिरने लगता है। वो पूरी तरीके से जल रहा था। वो जैसे ही बार्सिनिया की तरफ गिरने लगता है, शिन उसे दूर से देख लेता है और बोलता है, ये क्या है, ये क्या हुआ? फिर हमें MC को दिखाया जाता है, वो हंसते हुए बोलता है, हाँ, एक मैजिक को ऐसे ही काम करना चाहिए, एक पावरफुल मैजिक। तो चैप्टर 6 की एंडिंग में हमने देखा था जो स्पेल टिया ने कास्ट किया था उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मीटियोर बार्सिनिया पर गिरने लगता है। उस मीटियोर को देखकर टिया बहुत चौंक जाती है और बोलती है, क्या ये कितना बड़ा मीटियोर, ये मैंने कैसे किया? और उससे भी ज़्यादा, अगर इतना बड़ा मीटियोर बार्सिनिया पर गिरेगा तो क्या होगा बार्सिनिया का? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर भी उस मीटियोर को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और घबरा जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीटियोर बार्सिनिया पर गिर चुका है। उसकी गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट वहाँ से निकलती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से आसपास के घर टूटने लगते हैं। ये सब होते हुए MC और टिया माउंटेन के क्लिफ से बार्सिनिया को देख रहे थे। जहाँ पर मीटियोर गिरा था वहाँ से बहुत सारी लाइट और बहुत सारा धुआं निकल रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बुरी तरह से जल जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस मॉन्स्टर के साथ जितने भी घर उसके आसपास थे वो सभी भी जल जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस मीटियोर के ब्लास्ट का इम्पैक्ट जहाँ पर हुआ था वहाँ पर शिन पहुँचता है। उस ब्लास्ट को देखकर वो बहुत हैरान होता है और बोलता है, क्या ये किसी का मैजिक था? ये तो बहुत ताकतवर मैजिक था। ये एक्सप्लोजन जस्ट मेरे सामने आकर रुका है
फिर हमें टिया को दिखाया जाता है जो बहुत सरप्राइज थी कि उसने इतना बड़ा मैजिक कर दिया। वो बोलती है दैट वॉज क्रेजी, क्या ये मैंने किया सच में? और एमसी उस ब्लास्ट को देखकर बहुत हंसने लगता है और बोलता है टिया एक न्यूबी है, लेकिन इस बार उसने थोड़ा अच्छा काम किया है। उसको ग्रो करता हुआ देख मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। मैं उस ग्रैंड मास्टर के बारे में सोच रहा हूँ, वो ग्रैंड मास्टर जो कि एक बेस्ट नाइट है, जो वेस्ट में सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक था और जो बार्सिनिया का नाइट कमांडर है। वो शिन को बचाने क्यों नहीं आया? क्यों लियो हार्बर्ट आज यहाँ पर दिखाई नहीं दिया? लियो यहाँ पर नहीं आया, इसकी वजह से शिन मर गया। उस मोमेंट पर मैं बहुत चौंक गया था। मैं इस वर्ल्ड को फिर से रीस्टार्ट कर सकता हूँ, इसलिए इस बार मैं बच गया, नहीं तो ये शिन हमेशा के लिए मर जाता और मेरा घर वापस जाने का रास्ता वहीं पर बंद हो जाता। लेकिन अगर शिन ऐसे ही मरता रहा, मेरे घर जाने की जो एक उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिस भी पॉसिबिलिटीज़ में शिन मर सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे अवॉइड करनी होगी, नहीं तो मेरा घर वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिक्स ट्रूथ। इस वर्ल्ड में इतनी बार ट्रैवल करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चल गई है, इस वर्ल्ड में जो प्लेसेस, जो इवेंट्स होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न में होते हैं। अगर एक बार वो इवेंट ऑकर हो गए तो कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें बदल नहीं सकता। द सो कॉल्ड फेट, इसका मतलब ये है कि मुझे जैसा लगता है वैसे चॉइसेस मैं नहीं चुन सकता, क्योंकि अल्टीमेटली मैं वही उस फिक्स रूट पर जाकर पहुंचूंगा। फिर हमें कुछ नोटिफिकेशंस दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर लिखा था फिक्स रूट। अगर तुम डेमन किंग को मारोगे तो तुम फिर से बिगिनिंग में चले जाओगे। हीरो के समन होने के 1 महीने बाद एक अटैक होगा बार्सिनिया पर। फिर हमारा एमसी बोलता है ये जो इवेंट्स हुए हैं उसी तरह की इवेंट्स बार बार होंगे जो एक फिक्स रूट को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि बार बार शिनयोबी का समनिंग स्पेल से इस दुनिया में आना, ये भी एक फिक्स रूट था। इस फिक्स रूट के साथ सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार इस फिक्स रूट में जो इवेंट ऑकर होने हैं वो ऑकर हो गए तो कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकता। मैं कितनी बार भी वर्ल्ड को रिपीट कर लूँ, वो इवेंट्स होकर ही रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब तक शिनयोबी डेमन किंग को मार नहीं देता, मुझे इस वर्ल्ड में ज़िंदा रहना है, नहीं तो ये वर्ल्ड फिर से रिपीटेडली शुरू हो जाएगा। फिर हमें उस ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके बगल में शिन खड़ा था। वो बोलता है एक मीटियोर अटैक जो इस पूरे किंगडम को बर्बाद कर सकता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड किया गया था इस मॉन्स्टर के ऊपर, इसलिए पूरा किंगडम बर्बाद नहीं हुआ। ये मेरे कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये है मैजिक, द रियल मैजिक, और इस दुनिया में ये सब लोग कर सकते हैं। फिर हमें शिन को भागते हुए दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोल रहा था एक फ्रीलांसर जॉब जिसका लेवल 1 पर फिक्स्ड है। इस जॉब के साथ मैं अपने माइंड पावर से अपने वेपन को तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इस इतने बड़े ह्यूज गैप को फिल कर पाऊंगा अपने स्किल्स की मदद से? क्या मैं सच में डेमन किंग को मार पाऊंगा? फिर शिन भागते भागते एमसी के पास पहुंचता है। वो उसे बोलता है हे केज, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे बताओ इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए मुझे कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? मैं इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले कब तक मार पाऊंगा? उतना ताकतवर बनने के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? फिर एमसी शिन को जवाब देता है अगर तुम जिस तरह से ट्रेन कर रहे हो, अगर उसी तरह से ट्रेन करते रहोगे तो तुम्हें करीब करीब 10 साल लगेंगे। नहीं, तुम्हें करीब करीब 20 साल लगेंगे इस तरह के डेमन को अकेले हराने के लिए। फिर शिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड लुक के साथ अपने मन में सोचता है एज एक्सपेक्टेड, मैं अगर बहुत सारी ट्रेनिंग करूँगा फिर भी ट्रेनिंग के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाऊँगा। फिर शिन एमसी से एक और सवाल पूछता है, तो उस नाइट कमांडर जिसके बारे में तुमने मुझे अभी बताया था, उसके जितना ताकतवर बनने के लिए मुझे और कितने साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी? उसकी बातें सुनकर एमसी थोड़ा सोचता है और उससे जवाब देता है 300 साल। तुम्हें 300 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उसके जितना ताकतवर बनने के लिए। फिर शिन अपने मन में बोलता है क्या मेरा लेवल इतना लो है? फिर एमसी थोड़ा सीरियस लुक के साथ शिन को बोलता है ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ
अगर तुम चाहो तो मैं इस 300 साल के ड्यूरेशन को सिर्फ 300 आवर्स में बदल सकता हूँ, जब भी तुम चाहो। लेकिन एक न्यूबी जिसे बस मरना है, उसे ये सब बताकर क्या ही होने वाला है। फिर शिन उसे बोलता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। शिन और एमसी बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर टिया आती है और वो बोलती है, हे शिनयोबी और केज, विलेजर्स हमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें हमें कुछ कहना है, उन्हें हमसे कुछ बात करनी है। फिर एमसी शिन और टिया को थोड़ा करीब लेकर आता है और उन्हें धीरे से समझाने लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस मोमेंट को तुम दोनों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। टिया, तुमने एक डिमॉन को एक ही शॉट में मार दिया है और शिनयोबी, तुम्हारी वजह से ही लोगों को वक्त मिल गया इस मॉन्स्टर से दूर भागने के लिए। यहाँ पर कुछ भी हुआ हो, पर तुम दोनों हीरो हो बार्सिनिया के, जिन्होंने इस किंगडम को बचाया है एक मॉन्स्टर से। फिर वो तीनों बार्सिनिया के लोगों की ओर जाने लगते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लोग थोड़े गुस्से में हैं। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, देखो हीरोज आ गए जिन्होंने इस मॉन्स्टर को मारा है। फिर उनमें से एक विलेजर हमारे हीरोज के पास आता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ का ये हाल बनाया है? फिर एमसी बोलता है, हाँ हम ही है, एक न्यूबी पार्टी जिन्होंने इस डेमोन को हराया है। मैं हीरो का असिस्टेंट हूँ, तो तुम्हें जो भी रिवॉर्ड देना है तुम मुझे दे सकते हो। फिर बाकी विलेजर्स भी उनकी तरफ चिल्लाने लगते हैं, क्या तुम ही हो वो लोग जिन्होंने हमारे टाउन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया? अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? हमारे सारे घर बर्बाद हो गए। उनकी बातें सुनकर एमसी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उनकी ओर डिसअपॉइंटेड लुक के साथ देखता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सब किंग के सामने थे और किंग उन्हें बोल रहे थे, हा, उन बातों को छोड़ो, उन लोगों की बात मत सुनो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ही हो जिन्होंने इस किंगडम को बचाया है एक अपर क्लास डीमन से। फिर एमसी बोलता है, एज एक्सपेक्टेड किंग, आप ही को पता है कि हमने इस किंगडम को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। फिर किंग बोलते हैं, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हीरोज को अप्रिशिएशन देना मेरा काम है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर एमसी बोलता है, वाओ किंग, आप तो बहुत अच्छे हैं। शिनयोबी, तुम ही हो वो वॉरियर जिसने उस मॉन्स्टर को मारा है, तो जल्दी से बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसके बाद शिन थोड़ा सोचकर जवाब देता है, मैं उस नाइट कमांडर को मिलना चाहता हूँ। उसकी रिक्वेस्ट को सुनकर किंग थोड़ा गुस्सा होते हैं और शांत हो जाते हैं और शिन से बोलते हैं, तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? क्या करोगे तुम उससे मिलकर? फिर शिन उन्हें जवाब देता है, मैं अपनी खुद की आंखों से देखना चाहता हूँ उस सबसे ताकतवर नाइट कमांडर को जो वेस्ट में सबसे ताकतवर है। फिर एमसी अपने मन में बोलता है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि नाइट कमांडर बैटलफील्ड पर क्यों नहीं आया। शिनयोबी, तुमने एक अच्छी विश मांगी है, अगर तुम दोनों मिलोगे तो स्टोरी फिर से अपने मेन रूट पर आ जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है किंग वापस जाने लगता है और हीरोज से बोलता है, मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकता। फिर एमसी मन में बोलता है, क्यों किंग हमारी विश को रिजेक्ट कर रहे हैं? ये कोई इतनी बड़ी रिक्वेस्ट नहीं थी। फिर किंग उनकी ओर देखकर हंसते हुए बोलते हैं, अब बहुत देर हो गई है, मुझे आराम करने जाना है। और वो पीछे खड़े नाइट्स को ऑर्डर देते हैं, हे, इन वॉरियर्स का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। किंग की बातों को सुनकर एमसी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि किंग ने इतनी छोटी रिक्वेस्ट को मंजूर क्यों नहीं किया। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों हीरोज किंग के कैसल में आज रात के लिए रुक जाते हैं। फिर टिया बोलती है, हे केज, ये नाइट कमांडर किस तरीके का आदमी है? एमसी उसे जवाब देता है, तुम कह सकती हो कि वो एक ट्रू हीरो है। फिर एमसी अपने मन में बोलता है, वो उन कुछ लोगों में से आता है जिन्हें मैं खुद एडमायर करता हूँ। वो एक इनविंसिबल नाइट था जो एक बार भी कभी नहीं हारा। आफ्टर ऑल, डेमन किंग को हराने के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था। अब तक जितना मैंने देखा है, नाइट कमांडर का इन्वेशन ऑफ बार्सिनिया इस इवेंट में आना एक फिक्स्ड रूट था, लेकिन किंग की जो रिएक्शन थी वो बहुत अलग थी, जिसे सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। उसके बाद एमसी टिया से बोलता है, हे टिया, जो इक्विपमेंट्स मैंने तुम्हें दिए थे वो इक्विपमेंट्स कहाँ पर गए? फिर टिया बोलती है, वो सब मैंने विलेजर्स को दे दिए।
जिनके घर उस मीटियोर अटैक की वजह से बर्बाद हो चुके थे। फिर एमसी उसे चिल्लाकर बोलता है, हे, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है वो सारे कितने महंगे इक्विपमेंट्स थे? हाँ, छोड़ो, जाने दो, मैं उन्हें फिर से बना लूँगा। फिर टिया बोलती है, क्या तुमने कहा कि तुम उन्हें फिर से बना लोगे? फिर वो सब जिस रूम में रुके थे उस रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। फिर शिन दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के बाहर असिस्टेंट डिवीजन कमांडर क्रेविस खड़ा था। वो बोलता है, क्या तुम लोग नाइट कमांडर को ढूंढ रहे हो? उसके बाद क्रेविस बोलता है, मैं तुम्हें नाइट कमांडर के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा, और वो कंडीशन है कि तुम इसके बारे में किसी से भी एक वर्ड भी नहीं बोल सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रेविस उन सबको लेकर नाइट कमांडर के पास जाने लगता है। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, इसलिए वो एक मशाल लेकर जाने लगते हैं। फिर एमसी, जो क्रेविस के पीछे चल रहा था, वो अपने मन में सोचता है, ये कैसी स्ट्रेंज सेंस आ रही है, मुझे यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है। नाइट कमांडर के नाम को सुनकर जो रिएक्शन किंग ने दी थी और जो रिएक्शन असिस्टेंट डिवीजन कमांडर की है, उनमें बहुत फ़र्क है। इन सब के बावजूद हम यहाँ पर अंडरग्राउंड क्या कर रहे हैं? नाइट कमांडर ऐसी प्लेस पर क्यों आएंगे? फिर एमसी क्रेविस से पूछता है, इस किंगडम के नाइट कमांडर ऐसी जगह पर क्यों रुक रहे हैं? क्या इस किंगडम के नाइट कमांडर ऐसे अंडरग्राउंड इस जगह पर है? फिर क्रेविस जवाब देता है, हाँ, वो यहीं पर है। फिर क्रेविस एक दरवाजे के हैंडल को पकड़ लेता है और उसे खोलने लगता है। फिर वो बोलता है, यहाँ पर है नाइट कमांडर जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, उस सीन को देखकर एमसी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर बोलता है, ये क्या है? फिर हमें दिखाया जाता है जिस नाइट कमांडर के बारे में एमसी बात कर रहा था, उसके चेस्ट में से 3 तलवारें निकल रही होती है। उसका बहुत सारा खून बह रहा होता है, उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो मर चुका होता है। फिर एमसी बोलता है, क्या नाइट कमांडर मर चुका है? ये क्या देख रहा हूँ मैं? इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैंने इस वर्ल्ड को अनगिनत बार ट्राई किया है, लेकिन ये रूट मेरे सामने कभी नहीं आया जिसमें कमांडर मर जाता है। क्या फिक्स रूट टूट चुका है? नहीं, एक सेकंड रुको, मैं इस पूरे इवेंट को गलत तरीके से सोच रहा था। मैं इतने सिंपल चीज को पहले कैसे मिस आउट कर गया? जब मैंने इस वर्ल्ड में शिनयोबी को समन किया था, उसी वक्त से एक नया रूट स्टार्ट हो गया था। इतना सब सोचने के बाद एमसी थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है, काउंटलेस टाइम्स इस वर्ल्ड को रिपीट करने के बाद लगता है अब एक नया पाथ ओपन हो चुका है। मुझे लगा था मैं ये एक्साइटमेंट कभी फील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतने टाइम के बाद ये एक्साइटमेंट, ये टेंशन, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2 स्वॉर्ड्स एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। फिर हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, अपना एमसी किसी के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा था। जब वो दोनों फाइट कर रहे थे, अपना एमसी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो फाइट जीत सके। अपने एमसी को इस तरह स्ट्रगल करते हुए देखकर हमें इतना तो पता चल ही गया है, जिस आदमी के साथ अपना एमसी फाइट कर रहा है वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। फिर हमें पता चलता है कि अपना एमसी जिसके साथ फाइट कर रहा था वो कोई और नहीं, लियो हार्बर था, जो उसे लड़ना सिखा रहा था। फिर अपना एमसी लड़ते लड़ते एक फाइनल स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से लियो की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। एमसी के इस मूव को देखकर लियो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन एमसी की ग्रोथ को देखकर वो खुश होता है। वो थोड़ा स्माइल करता है और एमसी से बोलता है, केज, तुम तो बहुत ताकतवर हो गए हो। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब तुम इस किंगडम को छोड़कर अपनी जर्नी पर जा सकते हो। फिर एमसी लियो को जवाब देता है, इतने सारे मैचेस में से मैं बस एक मैच जीता हूँ, तुम इसे बहुत आसान कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं लगता? फिर लियो बोलता है, हे केज, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। एक नाइट कमांडर को हराना इतना भी आसान काम नहीं है। फिर एमसी बोलता है, क्या मैं इस किंगडम में रुक सकता हूँ एक नाइट बनकर? फिर लियो बोलता है, नहीं, तुम इस किंगडम में मत रुको, ये किंगडम बहुत छोटा है,
तुम अपनी लाइफ यहाँ पर बर्बाद मत करो, दुनिया ट्रैवल करो, इस दुनिया में बहुत सारा एक्सपीरियंस लो, अपने लिए अच्छे कॉमरेड्स बनाओ। केज, तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम एक लेजेंडरी वॉरियर बन सकते हो। तो जाओ, अपनी जर्नी स्टार्ट करो, और जब तुम एक लेजेंडरी वॉरियर बन जाओगे तब यही इस सिटी के सामने मुझे मिलना। यह सब बोलकर लियो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड केज के हवाले करता है। उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेने के बाद केज बहुत हैरान होता है, बहुत खुश होता है। उसे समझ में नहीं आता कि इतनी लेजेंडरी स्वॉर्ड उसे कैसे मिल गई। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। हमें पता चलता है कि हम अब तक अपने एमसी की मेमोरीज देख रहे थे। इन मेमोरीज को याद करने के बाद अपना एमसी बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह मरा हुआ देखूंगा। पहले अगर मैं घर चला जाता तो क्या तुम इसी तरह मर जाते? या मैंने जब अपना रास्ता बदला इसीलिए तुम मर गए? मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे एक नया रूट ढूंढना है अपने घर वापस जाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। जिसने तुम्हें मारा है उसे पकड़ कर रहूँगा। फिर हमें कैसल को दिखाया जाता है। अब रात हो चुकी थी। शिन, एमसी और टिया अपने रूम में चले जाते हैं। ये सब जो अभी हुआ उसे देखकर शिन और टिया कुछ बोल नहीं पाते। फिर टिया को किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो आवाज़ की तरफ देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी एक ड्रिंक बना रहा था। उस ड्रिंक को बनाने के बाद वो उसे एक गिलास में सजा कर रखता है। उसके बाद एमसी बोलता है, इस दिन के बाद ये जो ड्रिंक है, इस ड्रिंक का नाम लियो होगा। ऐसा बोलकर वो गिलास को अपने हाथ में पकड़ लेता है। टिया उस पर चिल्लाती है, हे केज, नाइट कमांडर मर चुका है और तुम ये सब क्या कर रहे हो? एमसी बोलता है, मैंने तुम्हें बोला है जो भी तुमने अभी नीचे देखा तुम वो सब भूल जाओ। टिया फिर से उस पर चिल्लाकर बोलती है, कैसे भूल जाऊं मैं वो सब? फिर शिन टिया से बोलता है, केज सही बोल रहा है, हमें वो सब भूल जाना चाहिए। फिर टिया बोलती है, यो भी, अब तुम भी। फिर शिन बोलता है, हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो भी देखेंगे उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे, तो हम अपने प्रॉमिस को ज़रूर निभाएंगे। लेकिन ये सब बोलकर शिन अपने फिस्ट को टाइट कर लेता है और थोड़ा टेंशन में बोलता है, वो एक डेड पर्सन था, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। वो दोनों ये सब बात कर रहे थे और अपना एमसी जूस पी रहा था। वो अपने मन में बोलता है, अगर मेरे सामने कोई मरता है, रिटायर होता है या फिर से ज़िंदा होता है, ये सब मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इस वर्ड को मैंने काउंटलेस बार रिपीट किया है और जो लोग मर चुके हैं उन्हें याद रखने के लिए मैंने काउंटलेस बार ड्रिंक्स को बनाया है और उसे उनका नाम दिया है। लेकिन मैं इन ड्रिंक्स को कितनी बार भी बना लूँ, इनके नाम मैंने इतने अजीब रखे हैं कि हर बार मैं अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे इस तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ देखकर टिया बोलती है, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए केज। लेकिन असिस्टेंट डिवीजन कमांडर ने यह सब हमें क्यों दिखाया, जबकि किंग नाइट कमांडर की डेथ को छुपाना चाहते थे? फिर हमें दिखाया जाता है एमसी अपने क्रिएशन मैजिक की मदद से कुछ बना रहा था और वो बोलता है, मैं कुछ छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। उसे ये सब करता हुआ देखकर टिया बहुत हैरान होती है। थोड़ी देर बाद एमसी बोलता है, ऑलराइट, ये तैयार हो गया। उसके हाथ में एक क्लोक था जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट क्लोक। यह क्लोक किसी भी इंसान को पूरी तरह से छुपा सकता है और ये जो क्लोक था वो किसी मैजिशियन ने अपने स्कूल डेज में इन्वेंट किया था प्रैंक्स करने के लिए। फिर एमसी उसे पहनने लगता है और टिया एंड शिन से बोलता है, चलो तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और उसकी बॉडी गायब होने लगती है उस क्लोक की वजह से। टिया हैरान होकर बोलती है, ये क्या हो रहा है? केज की बॉडी तो धीरे धीरे गायब हो रही है। अमेजिंग, वाओ, ये मैंने पहली बार देखा है, एक इनविजिबिलिटी क्लोक जो किसी को भी गायब कर सकता है। फिर शिन बोलता है, ये इतना भी कुछ खास नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है उनके कमरे में कुछ नाइट्स आते हैं। वो नाइट्स उनके कमरे में आकर शिन और टिया की तरफ अपने स्पीयर्स को पॉइंट करते हैं।
फिर वहाँ पर एक हाई रैंकिंग नाइट आता है और शिन और टिया से बोलता है। शिन योबी और उसके टीम को अरेस्ट किया जाता है नाइट कमांडर की डेथ में एज अ सस्पेक्ट के तौर पर। शिन और टिया ये सब सुनकर बहुत हैरान होते हैं। फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। शिन और टिया जिस सेल में रुके थे उस सेल के बाहर एक गार्ड दूसरे गार्ड से बोलता है, मैंने सुना है कि इनकी पार्टी में 3 मेंबर्स थे, शायद एक मेंबर कहीं छुप कर बैठा है, उसके भागने से पहले हमें उसे पकड़ना होगा। फिर सेल में हमें शिन और टिया को दिखाया जाता है। शिन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरी सिटी हमें एक मर्डरर समझ रही है। उसके बाद टिया बोलती है, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकती, और बाहर के गार्ड से बोलने लगती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाथरूम जाने दो। टिया की बात सुनकर बाहर का गार्ड जोर से चिल्लाता है, हे मर्डरर्स, चुप हो जाओ। फिर टिया थोड़ा घबरा कर बोलती है, क्या एज अ नाइट ये काम पर तुम्हारा पहला दिन है। फिर एक दूसरा गार्ड टिया से बोलता है, चुप हो जाओ, हमें पता है कि इससे पहले तुमने एक पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर टिया और दुखी हो जाती है और उसे बोलती है, हाँ वो हमने किया था, लेकिन वो हमने जानबूझकर नहीं किया। जब वो गार्ड्स टिया पर चिल्ला रहे थे उसी के पीछे हमें दिखाया जाता है एमसी ये सब देख रहा था, लेकिन किसी को वो दिखा नहीं क्योंकि वो इनविजिबिलिटी क्लोक के अंडर था। फिर एमसी अपने मन में सोचता है, ये अच्छा ही है कि ये दोनों अभी इस सेल में बंद है। अगर ये इस सेल में ही रहेंगे तो इनके लिए सेफ रहेगा और मैं अपनी तरफ से कुछ कर पाऊंगा। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो अगर किंग को कुछ करना होता तो वो हमें प्रिजन में नहीं बंद करते, वो सीधा हमें एग्जीक्यूट कर देते। तो फिर किंग और नाइट कमांडर के अलावा बस एक ही पर्सन है जो नाइट्स को ऑर्डर दे सकता है किसी को प्रिजन करने के लिए, और वो है असिस्टेंट डिवीजन कमांडर क्रेविस। लगता है हर बार मैं जब किंगडम छोड़ के चला जाता हूँ तो नाइट कमांडर मर जाता है। रियलिटी में मैं उसकी ज़्यादा केयर नहीं करता, लेकिन मैं अपने मेंटोर को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता, तो जिसने भी उसे मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और बोलता है, वेरी रिफ्रेशिंग, ये मैटर तो बहुत आसानी से सेटल हो गया। फिर एक दूसरा नाइट उससे बोलता है, वेल ये सब पूरी तरह से सेटल तभी होगा जब उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन शायद कल शाम तक किंग ये ऑर्डर भी दे देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है जिस नाइट ने शिन और टिया को अरेस्ट करवाया था वो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस असिस्टेंट डिवीजन कमांडर। नहीं, शायद मुझे कहना चाहिए नाइट कमांडर। फिर हमें असिस्टेंट डिवीजन कमांडर क्रेविस को दिखाया जाता है जो एक वाइन का ग्लास हाथ में लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। हे, अभी रुक जाओ थोड़े दिन के लिए, अभी मुझे ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया गया। किंग इस मैटर के सेटल होने तक रुकना चाहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, तुम्हें एक ग्रेट ब्रेव मैन बनाने के लिए एक क्रिमिनल को बनाना बहुत अच्छा प्लान था। इस सब के लिए तो हमें उस बेवकूफ़ गॉडेस को थैंक्स बोलना चाहिए जिसने वॉरियर्स को समन किया। लियो एक पागल था जो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को एक वॉरियर को देना चाहता था। फिर क्रेविस बोलता है, लियो ऐसा ही था, वो जब यंग था तभी से वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो सब खुद से डिसाइड करता था, इसलिए उसके कोई कॉमरेड्स नहीं बने। जब मासू ने किंगडम पर अटैक किया था मुझे लगा अब फाइनली नाइट्स उसे फाइट करेंगे और दुनिया को नाइट्स की वैल्यू पता चलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है जिस बड़े फ्रॉग ने किंगडम ऑफ बार्सिनिया पर अटैक किया था उसका नाम मासू था। फिर क्रेविस कंटिन्यू करता है, लेकिन जब लियो ने वॉरियर्स को मासू के साथ लड़ते हुए देखा तब लियो ने डिसाइड किया कि उसे लेजेंडरी स्वॉर्ड का अगला ओनर मिल चुका है। उसके इसी तरह के रैशनल डिसीजंस की वजह से उसे अपने ही नाइट्स के हाथों मरना पड़ा। अगर डेविल किसी के हाथों मरेगा तो वो होंगे हमारे वॉरियर नाइट्स। यही हमारे किंग भी चाहते हैं, द होली स्वॉर्ड ऑफ एस्कलॉन। फिर हमें उसी लेजेंडरी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है
जिसकी वजह से लियो को बाकी के नाइट्स ने मार दिया। क्रेविस ने इसी स्वॉर्ड की वजह से नाइट कमांडर को मारा था। ये स्वॉर्ड बस उसे ही चाहिए थी। फिर क्रेविस बोलता है, इस स्वॉर्ड का नया ओनर मैं ही बनूंगा। जब क्रेविस होली स्वॉर्ड को अपने वाइन के ग्लास थ्रू देख रहा था, तभी वहां पर अचानक से एमसी आ जाता है और उसकी आंखों में देखता है। उसे देखकर क्रेविस बहुत हैरान हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, ये कहाँ से आ गया यहाँ पर। फिर एमसी बोलता है, तो तुमने ये सब इस होली स्वॉर्ड के लिए किया। ये एस ग्रेड वेपन है, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। फिर क्रेविस बोलता है, तुम तो वही हो ना जो हीरो के पार्टी में थे, तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर एमसी बोलता है, मैं स्टार्टिंग से यहीं पर था, शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। उसके बाद एमसी एक वाइन की बोतल उठा लेता है और उसे पीने लगता है। वो बोलता है, बैड गाइज ये एक अच्छा काम करते हैं, वाइन्स में उनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है। फिर एमसी अपने मन में बोलता है, मुझे लगा था हर बार जब डिप्यूटी कमांडर अपने किंग को बिट्रे करता है तब लियो उसे पकड़कर मार देता है, लेकिन इस बार शायद उसका प्लान काम कर गया। फिर हमें दिखाया जाता है क्रेविस बहुत गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है और बोलता है, समन्ड वॉरियर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाकी लोग भी अपनी स्वॉर्ड निकालने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया जो हमने कहा था, तो तुम्हें यहीं पर मरना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर अपना एमसी बहुत हंसने लगता है। वैसे भी ये कमज़ोर लोग अपने एमसी का क्या ही बिगाड़ने वाले थे। क्रेविस उसे बोलता है, तुम क्यों हंस रहे हो, यहाँ पर कौन सी हंसने वाली बात हो रही है। एमसी और भी हंसने लगता है और बोलता है, कितना वक्त हो गया किसी के मुंह से मेरे लिए धमकी सुनकर, मुझे बहुत हंसी आ रही है, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा। जिस कमरे में ये सब हो रहा था उसका दरवाज़ा टूट जाता है। उस दरवाजे के पीछे से कोई अंदर आता है और वो कोई और नहीं, शिन और टिया थे। शिन बोलता है, केज हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर एमसी बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम जेल से बाहर कैसे निकले। टिया उसे बोलती है, प्रिजन के जो बार्स थे उन्हें मैंने अपने मैजिक से मेल्ट कर दिया, तुम भूल गए मैं एक आर्कमेज हूँ। शिन क्रेविस की देखकर उसे बोलता है, मैं सिचुएशन को रफली समझ गया हूँ, शायद क्रेविस ही है जिसने नाइट कमांडर को मारा है और हमें जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके बाद एमसी अपने मन में बोलता है, तुम न्यूबीज को तो प्रिजन में ही रुकना चाहिए था, वो जगह तुम्हारे लिए ज़्यादा सेफ थी। उसके बाद क्रेविस एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है, स्पेस मैजिक सिंगल एलिमिनेशन। फिर उसके हाथ से एक पर्पल लाइट निकलने लगती है। जैसे ही क्रेविस अपने स्पेल को कास्ट करता है, उसके पीछे से एक डार्क मैटर रूम को कवर करने लगता है। उसे देखकर एमसी बोलता है, मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया, अगर ये स्पेस मैजिक मुझे, शिन और टिया को अलग अलग कर देगा तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है स्पेल के कंप्लीट होने के बाद एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्पेस सेपरेशन मैजिक से क्रेविस ने बस एमसी को अपने साथ कैद कर लिया है। उसके बाद क्रेविस बोलता है, ड्रैगन्स चाहे स्लाइम का भी शिकार कर रहे हो, वो अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें शिन और टिया को दिखाया जाता है जो कि उस स्पेस मैजिक से बाहर थे। वो देखते हैं कि एमसी एक शेल के अंदर ट्रैप हो चुका है। क्रेविस कंटिन्यू करता है, एक विज़र्ड जिसने एक ही मीटियोर अटैक में पूरे बार्सिनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर एक वॉरियर जिसने अपर क्लास डेमन से हेड ऑन फाइट की। उनके अलावा मैं पहले उनमें से सबसे वीक एक असिस्टेंट को मार दूंगा, इस तरह मुझे बाकियों को हराना आसान पड़ेगा। फिर क्रेविस एमसी की तरफ देखता है। एमसी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। क्रेविस की ये सब स्ट्रैटेजीज को सुनने के बाद एमसी को बहुत हंसी आती है। उसे यह सुनकर बहुत हंसी आती है कि वो उन तीनों में सबसे वीकेस्ट है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।